हेलो एवरीवन, मैं शुभम एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म सीएलसी 5 पर। आज मैं आपके सामने उपस्थित हूं फिर से इंडियन पॉलिटी के कुछ नए एमसीक्यू को लेकर के जो आपके एसएससी एग्जाम में आ सकते हैं। अगर मैं बात करूं क्वेश्चन का, तो ये क्वेश्चन ऐसे फॉर्मेट में बनाया गया है जिसमें आप ये देखोगे कि क्वेश्चन के साथ साथ उसकी थियरी, साथ में जो आपके क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम में, वो भी देखने को आपको यहाँ पे मिलेगा। यहाँ पे एग्जैक्ट की बात हो रही है, ना कि एक्सपेक्टेशन की बात हो रही है कि ऐसा एक्सपेक्ट नहीं है कि ऐसे क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। ठीक है, तो आप बिना देरी के स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन ये है कि भारत का संविधान किस तारीख से लागू हुआ। देखो क्वेश्चन ध्यान से समझना, किस दिन अपनाया गया और किस दिन लागू हुआ, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। अगर मैं अपनाने की बात करूं और लागू करने की बात करूं, देखो जिस दिन अपना संविधान बनकर तैयार हुआ था वो था 26 नवंबर 1949। ध्यान रखोगे इस डेट को। इस दिन बनकर रेडी हुआ था कंप्लीटली। ठीक है, पर जो लागू हुआ ना वो हुआ था 26 जनवरी 1950 को। और यह डेट इसलिए लागू किया गया क्योंकि 1930 में आपको याद होगा कि इसी डेट के तारीख के आसपास में पूर्ण स्वराज दिवस भी मनाया जाता है। कब? 26 जनवरी 1930 को। तो उन्हीं के रूप सम्मान देने के लिए यह तारीख लागू किया गया। ध्यान रखोगे, चाहते तो 26 नवंबर को भी कर सकते थे, पर मेन इनका रीजन एक ही था जो मैंने बोला कि सम्मान देने के लिए। क्या सम्मान देने के लिए? पूर्ण स्वराज को, जो 1930 को लागू हुआ था। उस टाइम से जो दिवस मनाया जा रहा था 26 जनवरी 1930 से। ठीक है, चीज ध्यान रखोगे। अब आगे आ जाओ। अगला क्वेश्चन क्या करें, संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे। देखो, संविधान सभा जब गठन हुआ ना, सबसे पहले एक गठन हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। एक था 9 दिसंबर 1946। ठीक है, लेकिन जो दूसरा था ना, इसमें क्या हुआ कि इसमें अस्थाई अध्यक्ष बनाए गए। अस्थाई अध्यक्ष, अस्थाई अध्यक्ष थे। ठीक है, इसके बाद एक बार फिर से दोबारा बैठक हुई। कब हुई? 11 दिसंबर, 2 दिन बाद ही हुआ था, 1946। इसमें क्या हुआ? इसमें अस्थाई अध्यक्ष बनाया गया। और अस्थाई अध्यक्ष कौन बने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, और अगर मैं आपसे कहूं अस्थाई अध्यक्ष कौन थे, तो ये डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा, ये आपके हो गए अस्थाई अध्यक्ष। और अगर मैं अस्थाई परमानेंट की बात करूं तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। याद रखोगे इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपसे बनेगा ही बनेगा, कभी अस्थाई पूछेगा कभी अस्थाई पूछेगा। तो आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले मैंने आपको डेट बताई, क्या डेट है? एक है 9 दिसंबर, एक है 11 दिसंबर। 9 दिसंबर में जो अध्यक्ष बनाए गए थे वो अस्थाई थे, क्योंकि वहां पे जो एक पैमाना था ना, मेजरमेंट था, ये कहा गया कि जो सबसे वरिष्ठ नागरिक होगा, तो वरिष्ठता के आधार पर इनको बना दिया गया था। उसके बाद फिर बात आई 11 दिसंबर को। 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनको अस्थायी रूप से अध्यक्ष बनाया गया संविधान सभा का, 1946। ध्यान रखोगे अच्छे से। अब आगे बढ़ो, आ जाओ। ये देखो इसका सोल्यूशन। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया। ये क्वेश्चन बहुत प्यारा है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और मौलिक कर्तव्य के बारे में आपको सब कुछ पता होना चाहिए, तो मैं आपको बता रहा हूं कि सबसे पहले ये जानो, बात है 1975 की। 1975 के पहले तक मौलिक कर्तव्य जैसा कुछ भी नहीं था अपने भारतीय संविधान में। फिर आता 1976, होता है 42 अमेंडमेंट। 42 अमेंडमेंट में क्या होता है? 1976 में मौलिक कर्तव्य जोड़ा जाता है। सिफारिश किसने की थी? आपसे यह भी क्वेश्चन आ सकता है, सिफारिश। सिफारिश, तो जो सिफारिश की थी वो की थी स्वर्ण सिंह समिति ने। स्वर्ण सिंह समिति। ठीक है, ध्यान रखोगे। स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पे मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में जोड़े गए। स्टार्टिंग में केवल 10 था, 11वां फिर से ऐड हुआ 2002 में, 86 अमेंडमेंट के बाद। राइट टू एजुकेशन जो है, ध्यान रखोगे। अभी वर्तमान में जो मौलिक कर्तव्य 11 हैं। अभी वर्तमान में जो फंडामेंटल आपकी ड्यूटी है, ये आपके टोटल 11 हैं। ठीक है, पहले कितने थे? पहले आपके 10 थे, पहले 10 थे। ठीक है, तो इसमें इंपॉर्टेंट बात है, आपने क्या क्या जानी कि 42 अमेंडमेंट हुआ था, इसके बाद मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया स्वर्ण सिंह की जो समिति थी उनके सिफारिश पर 1976 में। और जब जोड़ा गया था तब 10 थे, अभी वर्तमान में 11 हैं। 11वें नंबर का क्या है? शिक्षा का अधिकार। ठीक है, ध्यान रखो इस चीज को। अब देखो इसका सोल्यूशन भी है, ऐसा नहीं कि सोल्यूशन नहीं है। ये
जो मैंने आपको बताया। और ये जो अमेंडमेंट हुआ था ये हुआ था 2002 में, 86 वाला, जो मैंने आपको ये बताया 2002 में। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको देख लो ध्यान से। साथ में मैं आपको ये कहूंगा, अगर चैनल पे नए हो, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये बहुत आपके काम की चीज है ये, ठीक है, जिससे आप मेरी कोई भी वीडियो मिस ना कर पाओ। देखो यहाँ पे चौथे क्वेश्चन की बात हो रही है। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि अनुच्छेद 21 किस अधिकार से संबंधित है। आर्टिकल 21 जो है ये राइट टू लाइफ है, पर यहाँ पे आपको ऑप्शन नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पार्ट में डिवाइड हो रखा है। तो मैं आपको पहले बताऊं, जो आर्टिकल 21 है ये आता है आर्टिकल 19 से 22 के बीच में, और जो 19 से 22 है ये आपका स्वतंत्रता का अधिकार। और अगर मैं समानता के अधिकार की बात करूं, ये आता है आर्टिकल 14 से लेकर 18 के बीच में, ठीक है, 14 से लेकर 18 के बीच में। और वहीं पे अगर मैं बात करूं संवैधानिक उपचार का अधिकार, तो ये आपका आएगा आर्टिकल 32 में, ठीक है। और अगर यहीं पे आपके ऑप्शन में ये ना दे रखा होता शिक्षा का अधिकार, अगर यहां पे क्वेश्चन आपसे पूछ लेता 21 का क, अगर आर्टिकल 21 का के पूछ लेगा कि कौन सा अधिकार, तो आप बताते क्या? शिक्षा का अधिकार। लेकिन यहां पे क्या ना पूछ करके इसने आर्टिकल 21 पूछा हुआ है। तो 21 का जो आपका राइट आंसर है ये है स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। इसको ध्यान रखोगे अच्छे से। आगे चलो, इसको कंफ्यूज मत होना, ठीक है। अब अगला जो आपका क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। देखो ये हर किसी को पता है, जो नॉर्मल कोई भी एसएससी का जो बच्चा स्टूडेंट तैयारी कर रहा है, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम का। इतना ये मतलब प्यारा क्वेश्चन है ना, कि सबसे बुद्धू सा क्वेश्चन इसको बोलते हैं। ये है 5 वर्ष, बहुत ही नॉर्मल, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। और अगर मैं ये आर्टिकल की बात करूं, किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है, तो ये आर्टिकल 56 के 1 में आता है, ठीक है। इसको ध्यान रखोगे। यह है राष्ट्रपति का कार्यकाल, कार्यकाल, ओके। अब अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाओ। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है। देखो यहाँ पर राष्ट्रपति की बात हो रही है कि आपातकाल की घोषणा। आपको पता होगा कि आपातकाल 3 प्रकार का है, एक राष्ट्रीय आपातकाल है, और एक राष्ट्रपति शासन है, तीसरा है वित्तीय आपातकाल। तो यहां पे जो है ये राष्ट्रीय आपातकाल की बात हो रही है, और जो राष्ट्रीय आपातकाल है वो आर्टिकल 352 के अंतर्गत आता है, क्योंकि यहां पे राष्ट्रपति ही घोषणा करता है। तो इसका आंसर क्या सही होगा? इसका आंसर हो जाएगा बी आपका सही। और आर्टिकल 356 है, या 356 मैंने आपको बताया, यह है राष्ट्रपति शासन, प्रेसिडेंट रूल, ठीक है। और आर्टिकल जो 360 है यह है वित्तीय आपातकाल, ठीक है। इसको ध्यान रखोगे, इसको कंफ्यूज मत होना थोड़ा भी। यूपीएससी का किस आयोग के भाग में है, तो इसका जो आंसर होगा ये आंसर होगा भाग 14 में है, ठीक है, ये ध्यान रखोगे। और किस आर्टिकल से कहां कहां तक आता है, ये आर्टिकल आता है 315 से लेकर के आर्टिकल 323 तक, ठीक है, ये ध्यान रखोगे अच्छे से। समझ आ रहा है ना क्वेश्चन, आंसर भी। अब आगे आ जाओ, ये देखो इसका आंसर। लोकसभा को भंग करने का अधिकार किसके पास है। देखो, लोकसभा को भंग करने का जो अधिकार है वो आपका है राष्ट्रपति के पास। किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 85 के 2 में, 85 का 2 में, ठीक है, ये ध्यान रखोगे। ज्वाइंट सेशन बुलाता कौन है? राष्ट्रपति। पर उसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, इसको ध्यान रखना, ठीक है। आ जाओ, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखो। हाँ, लेकिन एक बात इसमें और भी है, यह कि जो राष्ट्रपति जो लोकसभा को भंग करता है वो मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री की सलाह पे करेगा, खुद से नहीं करेगा, ठीक है। रिकमेंडेशन होना चाहिए प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल का। समाजवादी शब्द प्रस्तावना में कब जोड़ा गया? मैंने आपको कुछ देर पहले भी जिक्र किया था, फिर से जिक्र करा। जो 42 अमेंडमेंट है मौलिक कर्तव्य के लिए तो है ही, साथ में 2 नए वर्ड, कौन कौन से? समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष वर्ड। कब जोड़ा गया? 42 अमेंडमेंट 1976 में। ध्यान रखोगे इस चीज को बहुत अच्छे से, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और ये आता ही आता है, ठीक है। अब आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन क्या करे, भारत में कितने प्रकार के आपातकाल है? मैंने आपको अभी कुछ देर पहले इमरजेंसी के बारे में बताया। इमरजेंसी मैंने आपको ये बताया, इमरजेंसी 3 प्रकार की, कौन कौन सी? एक तो आएगा आर्टिकल 352 के अंतर्गत, एक तो आएगा आर्टिकल 356, और एक आएगा आर्टिकल 360। ये आपका है राष्ट्रीय आपातकाल, ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल,
और ये क्या है? ये आपका है राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन, ठीक है, इसको ध्यान रखोगे। और जो आपका आर्टिकल 360 है ना, ये आपका है वित्तीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यहां से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, ठीक है। ये चीजें देख लिया आपने, आगे चलो। तो इसका फाइनल आंसर क्या होगा कि भैया ये 3 प्रकार का होता है, ठीक है, ये आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है। देखो, जो मौलिक अधिकार है ये अमेरिका से लिया गया है, ठीक है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो संविधान के स्रोत है। जैसे अगर मैं बात करूं कि नीति निर्देशक तत्व कहां से लिए गए हैं, तो आयरलैंड से लिए गए हैं, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे आएगा ही आएगा, तो इसको परेशान नहीं होना है। बस कुछ ही है कि जो वहां से बाहरी देश से लिए गए, तो इसका आंसर आपका अमेरिका होगा। जो मौलिक अधिकार है अमेरिका से लिया गया, फ्रेंड्स, ओके। अब आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, राजनीति निर्देशक तत्व किस देश से लिया गया। देखो, अभी मैंने कुछ देर पहले आपको जिक्र किया और क्वेश्चन भी पूछ लिया आपसे। मतलब सोचो कितना इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आते ही आते हैं एग्जाम में कि कौन सी चीज कहां से ली गई, किस देश से लिया गया है। कभी कभी आप एक वर्ड भी सुनते हो कि जो अपना भारतीय संविधान है ये उधार का थैला है। मतलब कई कई सारे देशों को बहुत सारे स्रोतों से कुछ चीजें ली गई हैं। जैसे इमरजेंसी का प्रावधान कहीं और से लिया गया है, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। तो अपना इसका आंसर क्या होगा, आयरलैंड। और अगर मैं बात करूं भारतीय संविधान में देखने को क्या मिलता है, तो ये मिलता है भाग 4 में, भाग 4 में। अगर मैं आर्टिकल की बात करूं, आर्टिकल, तो आर्टिकल होगा 36 से 51, ध्यान रखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन यहां से आ भी सकता है। लेक्चर थोड़ा भी मिस मत करना, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब अगला आ जाओ, भारत का सबसे बड़ा संवैधानिक पद। मतलब बात हो रही कि भारत में जो सबसे बड़ा संवैधानिक पद है कौन सा है। तो आपको पता है कि जो भारत का पहला नागरिक है वो अपने राष्ट्रपति हैं, और राष्ट्रपति सर्वोच्च कोई नहीं है। तो अपना इसका आंसर क्या होगा, राष्ट्रपति, कि इससे बड़ा कोई पोस्ट नहीं है, ठीक है। ये आपका आंसर है और यही आपके पहले नागरिक भी हैं, फर्स्ट सिटीजन बोले जाते हैं, फर्स्ट सिटीजन, ठीक है। ये इसको ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्या है, अगला कह रहा है हिंदी को राजभाषा किस अनुच्छेद में घोषित किया गया। देखो, हिंदी जो राजभाषा है ये आर्टिकल 343 के अंतर्गत आता है, ये ध्यान रखोगे। आर्टिकल 343 के अंतर्गत इसको राजभाषा घोषित किया गया है, ठीक है, आधिकारिक रूप से। ये इसका आंसर है जो मैंने आपको बताया। ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको सिर्फ याद करने हैं, इसमें समझना नहीं है। 343 किसके लिए, हिंदी राजभाषा घोषित करने के लिए, ध्यान रखोगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो इसका जो कार्यकाल होता है ये 6 वर्ष का होता है। पहले 5 वर्ष का था, अब वर्तमान में 6 वर्ष का है। लेकिन हाँ, एक बात है कि हर 2 साल पे 1/3 रिटायर होते हैं, 2 वर्ष पर 1/3 रिटायर होते हैं, ये ध्यान रखोगे। तो लेकिन इसका जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं आप 5 साल इसका टिक करके मत आ जाना। और लोकसभा का कार्यकाल है जो 5 साल होता है, राज्यसभा का 6 साल है, ओके। अब आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। सबसे पहले आप ये जानो कि संयुक्त बैठक किस आर्टिकल में है। तो जो संयुक्त बैठक है, संयुक्त मतलब जिसको बोलते हैं ज्वाइंट, ज्वाइंट सेशन, ज्वाइंट सेशन जो आता है ये आर्टिकल 108 के अंतर्गत आता है। बुलाने वाला पर्सन है राष्ट्रपति, बुलाता कौन है, बुलाता राष्ट्रपति है, ठीक है, ठीक है, बुलाता राष्ट्रपति है। लेकिन अगर मैं बात करूं इसकी अध्यक्षता कौन करता है, तो लोकसभा स्पीकर, ठीक है। ये तो याद रखोगे, संयुक्त बैठक कौन सा आर्टिकल 108, बुलाता कौन है, राष्ट्रपति, अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा स्पीकर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से भी क्वेश्चन आपका बन सकता है, ठीक है। तो हर एक क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर रहना कि कोई भी एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है, बट आपका बेस अच्छे से मजबूत होना चाहिए। ये देखो क्वेश्चन, ये कह रहा है कि भारत का जो संविधान है वो कैसा है, कठोर है,
लचीला है, कठोर या लचीला दोनों है, या इसमें से कोई नहीं? देखो आपको पता होगा कि अपना जो संविधान है कठोर भी है, लचीला भी है, फ्लेक्सिबल भी है और रिजिड भी है। तो इसका आंसर क्या सही होगा? सी। ठीक है, ये ध्यान रखोगे। जरूरत पड़ने पर जब इमरजेंसी लगती है, इमरजेंसी में बहुत कठोर हो जाता है, आपको एक संघ व्यवस्था, एकात्मक शासन की तरह दिखेगा, तो वहां से आपको कठोरता दिखेगी। ठीक है, नरमता आपको कभी कभी छोटे संविधान समान बहुमत से भी कुछ चीजें संशोधन हो जाते हैं, तो वहां पे आपको नम्य दिखेगा। चीजें ध्यान रखोगे। आर्टिकल 370 किससे संबंधित था पे यहां पे बात हो रही है। देखो क्योंकि ये अब नहीं है, 2019 में इसको हटा दिया गया। अगर मैं बात करूं किससे संबंधित था, ये JNK जम्मू कश्मीर से संबंधित था, लेकिन ये बात हो रही है 2019 की। 2019 के बाद इसको हटा दिया गया, तो अभी ये नहीं है। ठीक है, ध्यान रखोगे इस चीज को लेकर के। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, यहां से पूछ सकता है। अगला कह रहा वित्त आयोग कितने वर्षों के लिए नियुक्त होता है। देखो वित्त आयोग से तो हर साल सवाल आते ही आते हैं। आप कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो वहां से सवाल पूछेगा ही पूछेगा। लेकिन वित्त आयोग का जो आर्टिकल है सबसे महत्वपूर्ण है, आर्टिकल 280। ठीक है, ये आर्टिकल 280 के अंतर्गत आता है। अगर मैं इसके वर्ग की बात करूं, मेन काम क्या करता है? करों का बंटवारा करता है। ये करों का बंटवारा, बंटवारा किसके बीच? केंद्र के बीच, केंद्र वर्सेस स्टेट, राज्य। ध्यान रखोगे। और किस आर्टिकल में आता है? मैंने आपको क्या बताया, आर्टिकल 280 के अंतर्गत। और अगर मैं कार्यकाल की बात करें, टेन्योर की, तो 5 इयर्स। ठीक है, ध्यान रखोगे। ये आपके सबसे मेन चीज है वित्त आयोग के बारे में। और यहां से सवाल 100% पूछेगा आपसे। ये पूछ लिया कि वित्त आयोग का मेन काम क्या है, तो मेन काम इसका ये है करों का बंटवारा करना। अगर करों की बंटवारे के अलावा अगर मैं पूछूं कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल 280 है। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन मतलब ऐसा समझो कि यहां से पूछता ही पूछता है। ये आपके एसएससी का फेवरेट टॉपिक है। और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? संसदीय प्रणाली भारत ने किस देश से ली? संसदीय मतलब पार्लियामेंट्री जो सिस्टम है ये कहां से लिया गया? तो आपको ये पता होना चाहिए, ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है, यहां से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। और ये ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है, ब्रिटिश मॉडल है ये। ठीक है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, यहां से पूछ सकता है। ये समझना, ये क्वेश्चन आर्टिकल 32 किस अधिकार से जुड़ा हुआ है? आर्टिकल 32 की बात हो रही है। आपको पता है कि जो भारतीय संविधान में आर्टिकल 2 है, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की साउल एंड हर्ट है। ये स्टेटमेंट दिया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने। मतलब उन्होंने ऐसा कहा था अगर संविधान से आर्टिकल 32 हटा दिया जाए तो जो संविधान की मृत्यु हो जाएगी। सपोज करो आपके पास मौलिक अधिकार हो पर अगर हनन हो रहा है और आर्टिकल 32 ही ना हो तो क्या मतलब है? अगर उसका उपचार ही ना किया जाए। सपोज करो कि आपको दे दिया गया राइट्स, पर राइट्स का तो मीनिंग में निकलना चाहिए ना कि आपको राइट्स मिल गया है पर उसका हनन हो रहा है, आपका शोषण हो रहा है। जैसा संविधान में जो लिखा गया उसके अनुसार चीजें नहीं चल रही है। जो मौलिक अधिकार में आपको राइट्स दिए गए वो आपको नहीं मिल रहा है, तो इसके लिए आप कहां जाओगे? किस तरीके से आपका उसका ट्रीटमेंट होगा, क्या उपचार होगा? उसके लिए आर्टिकल 32 बनाया गया, वो सुप्रीम कोर्ट के लिए। लेकिन अगर आप हाई कोर्ट जाना चाहते हो, आर्टिकल 226 226 है, ये ध्यान रखोगे। आर्टिकल 32 और 226 में जो सबसे बड़ा जिसका दायरा है वो आर्टिकल 226 का है। सुप्रीम कोर्ट की तुलना में हाई कोर्ट का जो है वो काफी बड़ा है दायरा। तो इसका जो आंसर है किससे जुड़ा हुआ? संवैधानिक उपचार के अधिकार से। और वहीं पे अगर मैं बात करूं, ये आंसर सही है। ठीक है, ये जो स्वतंत्रता का अधिकार ये आर्टिकल किस में आता है? आर्टिकल 19 से 22 के बीच में आता है, ध्यान रखोगे। समानता का जो अधिकार है ये आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक आता है, ध्यान रखना। संपत्ति का अधिकार, देखो संपत्ति का अधिकार 1978 से पहले तक हुआ करता था, जब तक 44 अमेंडमेंट नहीं हुआ था। लेकिन बात है 1978 के कुछ दिन पहले की, जब संविधान संशोधन हुआ कि अब संपत्ति का जो मूल अधिकार है ये अब मौलिक अधिकार नहीं रहेगा। अब इसको बना दिया गया एक विधिक अधिकार। ये आर्टिकल 300 के क में अब विद्यमान है। पहले आर्टिकल 31 में दिखता था आपको और अभी 300 के क में दिखेगा। आर्टिकल कहां दिखेगा? आर्टिकल 300 के क में आपको देखने को मिलेगा। और ये लीगल राइट्स है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। अब अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन कह रहा है महाभियोग प्रक्रिया किस पद के लिए है? देखो महाभियोग वर्ड बहुत बड़ा है, जो केवल राष्ट्रपति के लिए यूज होता है, पर कभी कभी आपका सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए भी यूज होता है। मतलब सेम उनके जैसी प्रक्रिया होती है, लेकिन मेन वर्ड राष्ट्रपति के लिए। आर्टिकल 61 है ये। ठीक है, अब आपके मन में आ रहा होगा कि आर्टिकल महाभियोग का मतलब क्या होता है? आर्टिकल 61 के अंतर्गत तो ये आता है, मैंने आपको बता दिया। महाभियोग का मतलब ये होता है कि अगर आपको राष्ट्रपति को उनके पद से हटाना है,
तो उसके लिए 14 दिन पहले सूचना देनी पड़ेगी। उसके बाद दोनों सदनों को 2/3 मेंबर उपस्थित होने चाहिए। जितना टोटल, ये नहीं कि जो उपस्थित के टोटल जितने मेंबर स्ट्रेंथ है पार्लियामेंट के, उनके 2/3 उपस्थित होना चाहिए, साइन करेंगे। अगर मेजोरिटी से पास होता है उसके बाद उनको हटाया जाएगा, और ये दोनों सदनों में पास होना चाहिए। ये सबसे बड़ा होता है, ठीक है। पास कराने में हालत बेकार हो जाती है, इसको ऐसे समझो। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन क्या है? निर्वाचन आयोग का गठन किस अनुच्छेद में है? देखो, निर्वाचन आयोग का जो गठन है और एक वित्त आयोग का, इन दोनों का आर्टिकल आपसे एसएससी कभी भी पूछ सकता है। तो आप हमेशा याद रखना, जो निर्वाचन आयोग का है वो आता है आर्टिकल 324 में। ये आपका है इलेक्शन कमीशन के बारे में। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं वित्त आयोग के बारे में, एफसी, ये आर्टिकल 280 के अंतर्गत आता है। ध्यान रखो इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, ठीक है। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, कहना ना पड़े मुझे बार बार। देखो, अब जो 24 और 25 क्वेश्चन, ये पंचायती राज और नगर राज से संबंधित है क्वेश्चन, नगर पंचायत और पंचायती राज, ठीक है। अगर पंचायत राज प्रणाली की बात की जाए, किस संशोधन से आई? 73 जो संशोधन था वो पंचायत के लिए था, ग्राम के लिए था। 73 73 कब आया? आपको ये ध्यान होगा। अगर मैं भारतीय संविधान के भाग में बात करूं तो भाग 9 के अंतर्गत पाया जाता है, भाग 9। अगर मैं बात करूं किस अनुसूची में है, शेड्यूल किस में है, तो शेड्यूल ये है आपके 11 में। ध्यान रखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत 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 ज्यादा, इसको ध्यान रखना। पंचायत वर्ड आ जाए, आंख बंद करके 73 अमेंडमेंट में टिक कर देना। और अगर आपसे पूछ ले कि किन अनुसूची में, तो 11 नंबर की अनुसूची होगी। अगर भाग पूछा जाए तो आप भाग 9 बताओगे। ये इंफॉर्मेशन अच्छे से याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगला क्वेश्चन पे आ जाओ कि आपका अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नगर पालिका प्रणाली किस संशोधन से आई? अब देखो, अभी मैंने क्या बोला था, वो ग्राम वाला था, ये नगर की बात हो रही है। नगर वाला जो 74 अमेंडमेंट है, 74, ठीक है, ये ध्यान रखना, ये रहा 74। अगर मैं इसको बात करूं कि किस भाग में है, तो आपका ये भाग जो है भाग 9 के ए में है। और अगर मैं अनुसूची की बात करूं, शेड्यूल की बात करूं, तो शेड्यूल 12 में है, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखोगे। अब तक मैंने आपको 25 क्वेश्चन करा दिया। 25 के अंदर मैंने हर ऑप्शन को एलिब्रेट किया, एक एक चीज बताई। आई होप आपको क्लास खूब अच्छे से पसंद आया होगा। क्लास अगर पसंद आई है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ में इसको शेयर करो, ठीक है। फिर मिलते हैं जल्दी नए क्लास के साथ। थैंक यू।